गोल्ड रॉजर, जो कि पायरेट किंग था, उसने बेइंतहा दौलत, शोहरत और ताकत हासिल की थी। अपनी फांसी से पहले उसने भीड़ से कहा कि उसने अपना सारा खजाना एक ऐसी जगह पर छोड़ा है जिसे पूरी दुनिया घूमकर ही ढूंढा जा सकता है। इस ऐलान ने पूरी दुनिया को ग्रेट एज ऑफ पायरेट्स में धकेल दिया। 11 साल बाद रेड हेयर पायरेट्स एक छोटे से पोर्ट विलेज में आए जिसे कहा जाता था फूशा विलेज। 1 साल तक वहां रहने के बाद एक छोटा लड़का मंकी डी लफी उनके शिप पर गया ये साबित करने कि वो उनके साथ जाने लायक है। उसने अपनी बाईं आंख के नीचे खुद को छुरा मार लिया। इसके बाद पायरेट्स और लफी बार में गए जहां पायरेट्स ने लफी की इस पागलपन पर टोस्ट किया। लफी ने कैप्टन रेड हेयर्ड शैंक्स को कन्विंस करने की कोशिश की कि वो उसे क्रू में शामिल कर लें, लेकिन शैंक्स ने प्यार से मना कर दिया क्योंकि लफी बहुत छोटा था और तैरना भी नहीं आता था। तभी अचानक माउंटेन बैंडिट्स का एक ग्रुप बार में घुस आया जिसका लीडर था हीगुमा। उन्होंने शराब मांगी। बारटेंडर मकीनो ने बताया कि पायरेट्स सारी शराब पी चुके हैं। जब शैंक्स ने उन्हें आखिरी बॉटल ऑफर की तो हिगुमा ने वो बॉटल शैंक्स के सिर पर फोड़ दी। शैंक्स ने बिना गुस्सा किए माफी मांगी और बिखरी चीजों को साफ करने लगा। इससे हाइगुमा ने और चीजें तोड़ दीं और अपनी गैंग के साथ बाहर चला गया। इसके बाद रेड हेयर पायरेट्स हंसने लगे, लेकिन लफ्फी गुस्से में आ गया कि शैंक्स ने अपनी इज्जत की रक्षा नहीं की। वो बार से बाहर चला गया। शैंक्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सब हैरान रह गए जब लफ्फी का हाथ रबर की तरह खींचने लगा। पायरेट्स को समझ आया कि डेविल फ्रूट, जिसे उन्होंने चुराया था, गोमू गोमू नो माई, अब उनके चेस्ट में नहीं है। लफी ने कंफर्म किया कि उसने वो फल डेजर्ट समझकर खा लिया। शैंक्स ने बताया कि अब लफ्फी का शरीर रबर जैसा हो गया है और अब वो जिंदगी भर तैर नहीं सकेगा। कुछ समय बाद रेड हेयर पायरेट्स फिर से समंदर की ओर निकल गए और लफ्फी अपने नए रबर वाले शरीर के साथ खेलने लगा। एक दिन वो मकीनों के बार में बैठा था जब हिगुमा की गैंग फिर आई और शराब मांगने लगे। जल्द ही माकिनो ने मेयर वूप स्लैब को बताया कि लफी को बैंडिट्स ने किडनैप कर लिया है क्योंकि उसने उनसे पंगा ले लिया था। हिगुमा ने सोचा कि लफी के अजीब शरीर के कारण वो उसे सर्कस को बेच देगा, लेकिन फिर उसे गुस्सा आ गया और उसने लफी को मारने का फैसला किया। तभी शैंक्स और उसके पायरेट्स वापस लौटे और जब एक बैंडिट ने शैंक्स पर बंदूक तानी तो लकी रू ने उसे शूट कर दिया। शैंक्स ने कहा कि वो खुद पर अपमान सह सकता है, लेकिन अपने दोस्तों को चोट पहुंचाने वाले को कभी माफ नहीं करेगा। उसका फर्स्ट मेट बेन बेकमैन ने अकेले ही बाकी बैंडिट्स को हरा दिया, लेकिन हिगुमा स्मोक बम फेंक कर लफी को ले भागा। हिगुमा ने लफी को समुद्र में धक्का दे दिया ताकि वो डूब जाए। जैसे ही लफी पानी में डूब रहा था, एक सी किंग, जिसे कहते हैं लॉर्ड ऑफ द कोस्ट, उसे खाने आया। लेकिन शैंक्स वक्त पर पहुंच गया। उसने सी किंग को डराकर भगा दिया और लफी को बचा लिया, लेकिन इस दौरान शैंक्स की एक बाजू कट गई। लफी बहुत दुखी हो गया कि उसकी वजह से शैंक्स को अपनी बांह खोनी पड़ी। बाद में जब रेड हेयर पायरेट्स हमेशा के लिए फूशा विलेज छोड़ने लगे, तब लफी ने फैसला किया कि अब वो कभी उनके साथ नहीं जाएगा, बल्कि खुद का एक क्रू बनाएगा। शैंक्स से भी ताकतवर बनेगा और पायरेट किंग बनेगा। शैंक्स ने मुस्कुराकर उसे अपना स्ट्रॉ हैट दे दिया और कहा कि जब वो उसे हरा दे तब ये हैट वापस करे। शैंक्स और बेकमैन दोनों को उम्मीद थी कि लफी बड़ा काम करेगा। 10 साल बाद लफी खुद समुद्र में अकेले एक छोटी नाव में सफर कर रहा था। लॉर्ड ऑफ द कोस्ट फिर से उसके सामने आया, लेकिन इस बार लफी ने गोमू गोमू नो पिस्टल का इस्तेमाल किया और उसे एक लंबी पंच से उड़ा दिया। अब समुद्र की ओर बढ़ते हुए लफी प्लान करता है कि वो कम से कम 10 क्रू मेंबर्स को भर्ती करेगा, एक जॉली रॉजर बनाएगा और पायरेट किंग बनेगा। लफी समुंदर में एक बैरल में फंसा हुआ होता है। एक क्रूज शिप के कुछ सेलर्स उस बैरल को निकालते हैं, लेकिन तभी उस शिप पर पास के पायरेट शिप से कैनन फायर होता है। वो पायरेट शिप अलविदा के लीड में होती है। वो बैरल लुढ़कते हुए किचन तक चला जाता है। जब क्रू की सेल्स डैमेज हो जाती हैं, तब अलविदा के पायरेट्स उस शिप पर चढ़ जाते हैं और उसके सामान को लूटने लगते हैं। अलविदा अपने चोर बॉय कोबी को भी उस शिप पर भेज देती है। इसी बीच एक लड़की इस मौके का फायदा उठाती है और चुपके से अलविदा के शिप पर चढ़कर उसके खजाने चुराने लगती है। कोबी और कुछ दूसरे पायरेट्स किचन में बैरल को देखते हैं और उसमें से लुफी बाहर निकलता है, जो बस सो रहा होता है।
लफी हॉस्टाइल पायरेट्स को हराने के बाद कोबी के साथ पैंट्री में जाता है और वहां रखे खाने को खाने लगता है। लफी बताता है कि वो अपना पायरेसी करियर शुरू करने निकला था, लेकिन उसकी छोटी नाव व्हर्लपूल में फंस गई और वो समुद्र में फंस गया था, जिसके बाद वो उस बैरल में आ गया। कोबी बताता है कि वो एक रोबोट में यात्रा कर रहा था, लेकिन अलविदा के पायरेट्स ने उसे पकड़ लिया और उसे एक चोर बॉय बना दिया। वो ये भी बताता है कि उसकी इच्छा है कि वो एक दिन अलविदा के पायरेट्स से भाग जाए और मरीन्स ज्वाइन करे। अलविदा को जब लफी की मौजूदगी का पता चलता है तो वो पैंट्री में आती है, सस्पेक्ट करती है कि वो कोई बाउंटी हंटर हो सकता है और कोबी के साथ उसका सामना करती है। इससे एक लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि अलविदा के पास एक बड़ा स्पाइक्ड क्लब होता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि लफ़ी ने डेविल फ्रूट खाया है, जिससे उसे सुपर ह्यूमन पावर्स मिल चुकी हैं। उसका शरीर अब रबर जैसा है। गोमू गोमू नो पिस्टल अटैक का इस्तेमाल करते हुए लफ़ी अलविदा को हरा देता है और उसे दूर समुंदर में उड़ा देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद लफ़ी कोबी के साथ एक छोटी नाव पर सवार हो जाता है और अपनी यात्रा जारी रखता है। इसी दौरान वो फीमेल बर्गलर भी अलविदा के शिप से अपने एक अलग डिंगी में निकल जाती है। लफ़ी अब ग्रैंड लाइन की ओर जाना चाहता है ताकि वो वन पीस ट्रेजर को खोज सके, लेकिन सबसे पहले उसका इरादा होता है कि वो इनफेमस पायरेट हंटर रोरोनोआ ज़ोरो को अपने क्रू में शामिल करे। लफ़ी और कोबी शेल्स टाउन पहुंचते हैं, जो एक मरीन बेस वाला टाउन है। वहां उन्हें ज़ोरो दिखता है, जो एक बड़े से वुडन क्रॉस पर बंधा हुआ होता है। एक छोटी लड़की रीका बेस में चुपके से घुसती है और ज़ोरो को ओनिजीरी देने की कोशिश करती है, लेकिन उसे हेलमेप्पो नाम का घमंडी लड़का रोक देता है और उसके ओनिजीरी को पैरों तले रौंद देता है। बाद में ज़ोरो उन गंदे चावलों को मरीन बेस के बाहर ही खा लेता है। रीका बताती है कि टाउन पर एक टायरैनिकल कैप्टन मॉर्गन राज करता है, जिसने अपने बेटे हेलमेप्पो को लोगों को रेगुलरली टॉर्चर करने की छूट दे रखी है। एक दिन हेलमेप्पो एक जंगली भेड़िया लेकर एक बार में आया, जिसने वहां के कस्टमर्स पर हमला किया और उनका खाना खा गया। जब ज़ोरो ने हेलमेप्पो को उसके अत्याचार के लिए मारा, तो हेलमेप्पो ने सबको धमकी दी कि अगर ज़ोरो ने खुद को मरीन्स को नहीं सौंपा तो वो बार के सभी कस्टमर्स को जान से मार देगा। ज़ोरो ने अपने आप को मरीन्स को सौंप दिया और सजा के तौर पर 1 महीने तक क्रूसिफाई किया गया। बाद में हेलमेप्पो अपने वादे से मुकर जाता है और ज़ोरो को फांसी देने की बात करता है। लफ़ी उसकी बेईमानी पर उसे मारता है और मरीन बेस में जाकर ज़ोरो की तलवारें ढूंढने निकल पड़ता है। कैप्टन मॉर्गन अपने सैनिकों को आदेश देता है कि बेस की छत पर उसकी एक बड़ी मूर्ति बनाई जाए। लफ़ी खुद को कैटापल्ट की तरह ऊपर फेंकता है और मूर्ति को गलती से तोड़ देता है। फिर वो हेलमेप्पो को पकड़ लेता है और बेस के अंदर ज़ोरो की तलवारें ढूंढता है। वहीं वो लड़की जिसने अलविदा के शिप को लूटा था, वो भी मरीन बेस में घुसती है ताकि वहां से माल चुरा सके। इसी बीच कोबी ज़ोरो को उस क्रॉस से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन मॉर्गन उसे देख लेता है और अपने सैनिकों को दोनों पर गोली चलाने का आदेश देता है। तभी लफ़ी बुलेट्स को अपने रबर जैसे शरीर से रोक देता है। फिर वो ज़ोरो की तलवारें उसे वापस देता है। ज़ोरो उन तलवारों से खुद को मुक्त करता है। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। और मरीन्स पर हमला करके उन्हें पीछे हटा देता है। फिर वो लफ़ी के क्रू में शामिल होने की बात करता है, लेकिन एक शर्त पर, अगर वो इस लड़ाई में जिंदा बचा तो। हालांकि लफ़ी डेविल फ्रूट की ताकत से बहुत ताकतवर था और ज़ोरो की 3 सोर्ड स्टाइल भी जबरदस्त थी। कैप्टन मॉर्गन अपने सैनिकों को उन पर हमला करने का आदेश देता है। मॉर्गन खुद भी लड़ाई में कूद पड़ता है। उसका दायां हाथ अब एक बड़ी सी एक्स में बदल चुका होता है। लफ़ी उसे आसानी से ओवरपावर कर देता है, लेकिन तभी हेलमेप्पो कोबी को पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देता है। लफ़ी का ध्यान बंटता है और इसी दौरान मॉर्गन पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लफ़ी हेलमेप्पो को एक जोरदार पंच मारता है और ज़ोरो मॉर्गन को काट देता है, जिससे वो लफ़ी को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। मरीन्स को पहले से मॉर्गन की सत्ता के दुरुपयोग की जानकारी थी, तो वो अब लड़ाई जारी नहीं रखते और अपने ही कैप्टन को डिसऑनरेबली डिस्चार्ज कर देते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। ज़ोरो और कोबी एक रेस्टोरेंट में अपनी जीत सेलिब्रेट करने जाते हैं। कोबी लफ़ी को समझाता है कि दुनिया कैसे बांटी हुई है। वेस्ट और ईस्ट को एक बड़ा कॉन्टिनेंट, रेड लाइन, अलग करता है और ग्रैंड लाइन एक लिनियर सी है जो रेड लाइन को क्रॉस करता है। लेजेंडरी पायरेट गोल्डी
रॉजर ने दावा किया था कि उसने अपना खजाना ग्रैंड लाइन के आखिरी छोर पर छिपाया है। मॉर्गन के बाद मरीन बेस का नया कमांडर रिपर लफी से मिलता है। वो कोबी को मरीन्स में शामिल होने की अनुमति देता है, लेकिन लफी और जोरो के पायरेट होने की वजह से उनसे कहता है कि वो शहर छोड़ दें। वो वादा करता है कि हेडक्वार्टर्स को कुछ नहीं बताएगा, एक ग्रैटिट्यूड के रूप में। लफी और जोरो सहमत हो जाते हैं और फिर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। इसी बीच एक लड़की मरीन बेस में ग्रैंड लाइन का नक्शा ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे पता चलता है कि नक्शा पहले ही एक पायरेट बगी द्वारा चुरा लिया गया है। वो उसे हासिल करने के लिए सफर शुरू करती है। समुद्र में उस बर्गलर लड़की का डिंगी बगी पायरेट्स के 3 सदस्यों को दिखता है। वो खुद को एक परेशान और बेसहारा औरत बताकर उन्हें अपने जहाज पर बुलाती है, कहती है कि उनके पास ट्रेजर है, लेकिन वो चुपके से उनके जहाज पर चढ़ जाती है और पायरेट्स को छोड़कर खुद उनके शिप पर निकल जाती है। वो पायरेट्स जिस जहाज पर होते हैं वो एक विंड स्टॉर्म की वजह से पलट जाता है। उधर लफी और जोरो अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन लफी की सिग्नेचर स्ट्रॉ हैट हवा में उड़ जाती है जब नाव हिलती है। जोरो उस टोपी को वापस लाता है और तब उसकी सिग्निफिकेंस रिवील होती है। लफी के बचपन में वो शैंक्स से मिला था, एक पायरेट कैप्टन जो उसके गांव में रहता था। एक बार जब लफी और रेड हेयर पायरेट्स बार में थे, लफी ने गलती से कोमू गोमू नो माई, वो डेविल फ्रूट जिसे शैंक्स लाया था, खा लिया। फल खाने के बाद उसका शरीर रबर जैसा बन गया, लेकिन अब वो कभी तैर नहीं सकेगा। इसके बाद लफी पर माउंटेन बैंडिट्स हिगुमा और उसके साथियों ने हमला किया। शैंक्स और उसके पायरेट्स लफी को बचाने आए, लेकिन हिगुमा भाग गया और लफी को उठाकर समुद्र में ले गया। उसने लफी को समुद्र में फेंक दिया जिससे वो डूब जाए। लेकिन तभी सी किंग आया, एक मांसाहारी समुद्री राक्षस जिसने हिगुमा को खा लिया और फिर लफी पर हमला करने वाला था। शैंक्स फिर समय पर आ गया और लफी को बचा लिया, लेकिन इस दौरान उसकी एक बांह कट गई। आखिरकार रेड हेयर पायरेट्स ने फुशा विलेज को छोड़ दिया और ग्रैंड लाइन की ओर रवाना हो गए। जाने से पहले शैंक्स ने लफी को अपनी स्ट्रॉ हैट दी और उसे कहा कि वो उसे तभी लौटाना जब वो शैंक्स को पीछे छोड़ दे। सालों तक लफी ने उस टोपी को अपने दिल के करीब रखा, वो टोपी उसके आदर्श का प्रतीक थी। वर्तमान में लफी को एक बहुत बड़े पक्षी ने पकड़ लिया होता है और वो उसे हवा में उड़ाकर ले जाता है। उधर बग्गी पायरेट्स जो समुद्र में फंसे हुए होते हैं, जोरो की छोटी नाव को देखते हैं और उस पर चढ़ जाते हैं, लेकिन जोरो उन्हें तुरंत हरा देता है। बगी पायरेट्स बताते हैं कि उनका कैप्टन बगी बहुत ही खतरनाक पायरेट है और उसके पास भी एक डेविल फ्रूट की पावर है। उधर वो बड़ा पक्षी लफी को ले जा ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे किसी ने कैनन से शूट कर दिया और लफी नीचे गिरते गिरते बगी की टेरिटोरी में पहुंच जाता है। वहीं लफी की पहली बार मुलाकात होती है उस फीमेल थीफ से जिसने नक्शा चुराया था और जो अब बगी के पायरेट से भाग रही होती है। लड़की अपना नाम बताती है नामी और कहती है कि वो सिर्फ पायरेट्स को निशाना बनाती है और उनसे ट्रेजर चुराती है। वो लफी के साथ मिलकर बगी पायरेट्स से भाग निकलती है और दोनों एक रेस्टोरेंट में छुपते हैं। वहां नामी बताती है कि उसका गोल है 100 मिलियन बेरीज इकट्ठा करना, लेकिन वो वजह नहीं बताती। फिर नामी अपने नेविगेशन स्किल्स दिखाती है, लेकिन अचानक वो लफी से धोखा करती है, उसे रस्सियों से बांध देती है और बगी के पायरेट्स को सौंप देती है, गुडविल दिखाने के लिए। बगी लफी को एक पिंजरे में बंद कर देता है और एक बड़े कैनन बगी बॉल की तैयारी करता है जो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन कर सकता है। बगी के लोग एक बार कैनन को दूर चलाकर दिखाते हैं, पूरी की पूरी एक लाइन के घर उड़ जाते हैं। तभी जोरो टाउन में पहुंचता है और एक्सप्लोजन देखता है। बगी नामी को कहता है कि वो लफी पर बगी बॉल चलाए। नामी मना कर देती है, लेकिन एक और पायरेट फ्यूज जलाता है। नामी बिना डरे अपने हाथों से फ्यूज को बुझा देती है और जल भी जाती है। बगी अपने पायरेट्स को नामी पर हमला करने को कहता है, लेकिन तभी जोरो आता है और नामी की मदद करता है। वो बगी पर हमला करता है और उसकी एक बाजू और एक टांग काट देता है, लेकिन बगी की वो बाजू फिर से उड़कर जोरो को पीछे से छुरा मार देती है और खुद से जुड़कर फिर बगी के शरीर का हिस्सा बन जाती है। बगी रिवील करता है कि उसने 12-12 नोमी खाया है, जिससे वो अपने शरीर के हिस्सों को अलग कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है और फिर से जोड़ सकता है। जोरो भारी घायल होता है, लेकिन वो फिर भी कैनन की दिशा बदलता है और उसे बगी पायरेट्स की तरफ मोड़ देता है।
नामी फ्यूज जलाती है और कैनन फायर होता है। बगी पायरेट्स को पीछे हटना पड़ता है। जख्मी जोरो लफी का पिंजरा घसीटकर एक लोकल पेट फूड शॉप तक ले जाता है। वहां का मेयर आता है और जोरो को अपने घर ले जाकर उसकी देखभाल करता है। इस बीच लुफी एक कुत्ते चोचू से मिलता है जो उस पेट शॉप की रक्षा कर रहा होता है। मेयर बताता है कि चोचू का मालिक बीमार होकर मर गया था और अब वो उस दुकान को एक याद के तौर पर बचा रहा है। नामी पिंजरे की चाबी लेकर आती है, लेकिन उससे पहले ही चोचू चाबी खा जाता है। तब तक बगी अपने फर्स्ट मेट मोजी द बीस्ट टेमर को जोरो को ढूंढने और खत्म करने भेजता है। मोजी अपने शेर रिची के साथ आता है और लफी को अब भी पिंजरे में पाता है। मोजी रिची को लफी पर छोड़ता है, जिससे पिंजरा टूट जाता है और लफी आजाद हो जाता है। फिर रिची एक घर को तबाह कर देता है और पेट शॉप में घुसकर खाना लूटता है और उसे जला देता है। चूचू बहादुरी से दुकान की रक्षा करता है, लेकिन वो हारने लगता है। मोजी की इन हरकतों से गुस्से में आकर लफी लड़ाई में कूदता है और रिची और मोजी दोनों को हरा देता है। फिर वो चूचो को आग से बची हुई एक पेट फूड की डिब्बी देता है। मोजी हार मानकर बगी के पास वापस जाता है और अपनी हार की रिपोर्ट करता है। गुस्से में बगी एक और बगी बॉल फायर करता है, इस बार मेयर के घर पर, जहां जोरो भी होता है। लेकिन किस्मत से जोरो को ब्लास्ट से कोई नुकसान नहीं होता। मेयर अब बगी का सामना करने का फैसला करता है। नामी भी लफी और जोरो के साथ मिलकर बगी का सामना करने के लिए अस्थायी तौर पर उनके साथ फोर्सेस जोड़ लेती है। लफी मेयर को बेहोश कर देता है ताकि वो खुद को और ज्यादा घायल न कर ले। बगी एक और बगी बॉल फायर करता है, लेकिन लफी अपने रबर जैसे शरीर से उसे डिफ्लेक्ट कर देता है और वही कैनन बॉल बगी पायरेट्स पर वापस चला जाता है। बगी के ज्यादातर लोग उस ब्लास्ट से उड़ जाते हैं, लेकिन बगी खुद अपने आदमियों को ह्यूमन शील्ड की तरह यूज करके बच जाता है। उसका चीफ ऑफ स्टाफ और एक्रोबैट कबाजी, जो रिची को शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है, भी बचा रहता है। कबाजी अब बगी की तरफ से लड़ाई करने का ऑफर देता है और जोरो उसके साथ 1-on-1 डुएल करने का फैसला करता है। लड़ाई की शुरुआत में कबाजी धोखेबाजी करता है। वो जोरो के जख्म पर हमला करता है और यूनिसाइकिल पर सवार होकर अलग अलग एंगल से अटैक करता है। लेकिन जोरो अपनी ओनिगिरी टेक्निक से कबाजी की छाती पर कट लगाता है और उसे हरा देता है। कबाजी अपने यूनिसाइकिल से गिर जाता है और जोरो जमीन पर सो जाता है, जिससे अब मैदान में सिर्फ लफी और बगी बचे रह जाते हैं। जोरो की लड़ाई के दौरान नामी ग्रुप से अलग हो जाती है और चोरी छुपे पब में घुसती है। वहां वो एक गार्ड को हराकर उसकी चाबी चुराती है और एक ट्रेजर चेस्ट खोलती है जिसमें ग्रैंड लाइन का नक्शा होता है। लफी और बगी के बीच लड़ाई शुरू होती है। बगी अपने बॉडी पार्ट्स को अलग करके लफी के अटैक से खुद को बचाता है, लेकिन फिर भी लफी उसे काफी हद तक नुकसान पहुंचा देता है। बगी लफी की स्ट्रॉ हैट को नुकसान पहुंचा देता है। वो उसमें 3 चाकू घुसेड़ देता है, जिससे लफी गुस्से से भर जाता है। लफी बगी को बताता है कि वो टोपी उसके लिए बहुत खास है, शैंक्स ने उसे दी थी। तब बगी रिवील करता है कि उसे शैंक्स से बहुत नफरत है और उसका नाम सुनते ही वो चिढ़ जाता है। बगी बताता है कि शैंक्स और वो दोनों ही एक पायरेट क्रू में अप्रेंटिसेस थे। एक बार जब पायरेट्स ने एक शिप को लूटा था, तब बगी को एक कीमती ट्रेजर मैप मिला था और उसने उसे अपने पास रख लिया था। बाद में शैंक्स ने उसे बताया कि उसी शिप से पायरेट्स ने एक डेविल फ्रूट भी लूटा था। बगी ने एक प्लान बनाया। वो नकली डेविल फ्रूट सबके सामने खाएगा और असली वाला छुपाकर रखेगा, ताकि बाद में वो फ्रूट और मैप दोनों बेचकर अपना क्रू बना सके। लेकिन शैंक्स उसे पकड़ लेता है और बगी गलती से असली फल खा जाता है। उसका ट्रेजर मैप भी उड़कर समुंदर में गिर जाता है। बगी डेविल फ्रूट खाने के बाद तैर नहीं सकता, इसलिए वो मैप दोबारा नहीं ढूंढ पाया और उसके सारे प्लान्स फेल हो गए। फिर उसे 10 साल तक पैसे जमा करने पड़े ताकि वो अपना क्रू बना सके। अब वापस वर्तमान में बगी देखता है कि नामी उसका खजाना लेकर भाग रही है। वो अपने 12-12 फेस्टिवल टेक्निक से खुद को कई टुकड़ों में बांटता है और अपने खजाने को वापस लेने की कोशिश करता है। लेकिन लफी समय पर पहुंच जाता है और बगी को जोरदार हमला करता है। बगी खुद को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नामी उसके कई बॉडी पार्ट्स को रस्सियों से बांध देती है, जिससे बगी छोटा और कमजोर बन जाता है।
अब लफ़ी गुस्से में आकर गोमू गोमू नो बाजूका चलाता है और बगी को हवा में उड़ा देता है। वो उड़ते उड़ते टाउन से बाहर निकल जाता है। नामी लफ़ी को ग्रैंड लाइन का नक्शा देती है और खुद बगी के ट्रेजर में से बाकी हिस्सा अपने पास रखती है। वो अस्थायी तौर पर लफ़ी और जोरो के साथ सेल करने के लिए मान जाती है ताकि वो और पेलीज कमा सके। इस दौरान ऑरेंज टाउन के नागरिक जो बगी के अटैक की वजह से टाउन के बाहर चले गए थे, मेयर की सेफ्टी को लेकर परेशान हो जाते हैं और वापस टाउन लौटने का फैसला करते हैं। लेकिन जब वो लोग देखते हैं कि टाउन में अब सिर्फ लफ़ी और उसके दोस्त बचे हैं, तो उन्हें ही डिस्ट्रक्शन के लिए दोषी मान लेते हैं। लफ़ी और उसकी क्रू गुस्साए नागरिकों से भागते हैं, लेकिन चौचौ, जो अब उनकी सच्चाई जानता है, भीड़ को रोकता है और उन्हें पियर तक पहुंचने में मदद करता है ताकि वो वहां से भाग सकें। टाउन में मेयर बूडल उठता है और पाता है कि बगी पायरेट्स को टाउन से भगा दिया गया है। वो पियर पर जाता है और जाते जाते लफ़ी और उसकी क्रू को धन्यवाद देता है। नामी को झटका लगता है जब वो देखती है कि लफ़ी ने बगी का सारा ट्रेजर टाउन के लोगों के लिए छोड़ दिया ताकि वो टाउन की मरम्मत कर सकें। अब क्रू ये फैसला करता है कि ग्रैंड लाइन के लिए उनके पास जो शिप है वो काफी नहीं है, इसलिए वो सिर्फ विलेज नाम के एक छोटे से आइलैंड की तरफ बढ़ते हैं ताकि एक बेहतर शिप हासिल कर सकें। सिर्फ विलेज में टाउन का प्रैंकस्टर उसॉप लोगों को ये कहकर डराने की कोशिश करता है कि पायरेट्स विलेज पर हमला करने वाले हैं। टाउन के लोग उसे चिढ़ाते हैं और विलेज से भगा देते हैं। उसॉप की प्रिटेंड पायरेट क्रू में से एक बच्चा उसे बताता है कि सच में पायरेट्स विलेज पर आ चुके हैं। यूसॉप पायरेट्स समुद्र किनारे पहुंचते हैं और लफ़ी की क्रू से सामना करते हैं। उसॉप उन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सभी चालें फेल हो जाती हैं क्योंकि लफ़ी सब समझ जाता है। लफ़ी को यह भी समझ में आता है कि यूसॉप असल में यासोप का बेटा है। यासोप वही है जो शैंक्स की क्रू में था। लफ़ी और उसकी क्रू एक लोकल रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि वो उस बड़े मैंशन पर जाएंगे जो विलेज के ऊपर की पहाड़ी पर है, ताकि वहां के मालिक से कुछ आर्थिक मदद मांग सकें। उस मैंशन की मालकिन काया होती है, जो अपने पेरेंट्स की मौत के बाद अकेली रह रही होती है। उसका बटलर क्लाहाडोर उसकी सुरक्षा करता है। उसॉप काया का एकमात्र दोस्त होता है और वही उसे खुश रखता है, लेकिन क्लाहाडोरे उसे घर में घुसने नहीं देता क्योंकि उसे उसॉप की झूठ बोलने की आदत पसंद नहीं है। फिर भी यूसॉप मैंशन में चुपके से काया से मिलने पहुंच जाता है। लफ़ी और उसकी क्रू उसका पीछा करते हुए वहां पहुंचते हैं, लेकिन क्लाहाडोर उन्हें घर में घुसने पर डांटता है और उन पर गुस्सा होता है। टाउन के बाहर एक अजीब आदमी चांद पर चलने की तरह चलकर आता है। क्लाहाडोरे उसका सामना करता है और लफ़ी की क्रू को इंसल्ट करता है, खासकर यूसॉप को, उसके पायरेट पिता के लिए बार्बरिक क्रिमिनल कहकर। उसॉप गुस्से में क्लाहाडोर पर हमला करता है, लेकिन क्लाहाडोर उसे और क्रू को मैंशन से बाहर निकाल देता है और कहता है कि वो फिर कभी वापस ना आए। काया अपने कमरे में रोती है और क्लाहाडोर उसे समझाने आता है। वो अपनी पुरानी कहानी बताता है कि कैसे जब उसे एक शिप से निकाला गया था तो वो सिर्फ विलेज में आकर बेसहारा हो गया था। काया के पिता ने उसे अपने घर में आश्रय दिया और तभी से उसने तय किया कि वो काया की देखभाल करेगा, उसे किसी भी नुकसान से बचाएगा जिसमें उसॉप भी शामिल है, जिसे वो एक बुरा असर मानता है। काया क्लाहाडोरे की सख्ती को माफ कर देती है और यहीं ये वीडियो खत्म होती है। याद रहे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगली बार फिर मिलते हैं।